नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो लोग हर बार हर बजट को प्रगतिशील और भविष्य के लिए अच्छा बताते हैं, उन लोगों ने इस बार इस बजट को भी प्रगतिशील और भविष्य के लिए अच्छा बताया है। बजट बदल जाता है, लेकिन इन लोगों की राय कभी नहीं बदलती। जब तक ऐसे लोग हैं धरती पर और भारत में, तब तक खराब से खराब बजट को तारीफ की कभी कमी नहीं होने वाली है। हर वित्त मंत्री को ऐसे विचारकों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इनके होने भर से और बोलने भर से हर बजट की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को इंडस्ट्री के लोग कहते हैं। इस बजट में एक नए कालखंड का पता चला है, जिसका नाम अमृत काल है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के चौथे पैराग्राफ में इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। We are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. तो वित्त मंत्री कह रही हैं कि 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम भारत एट 100 पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भारत एट 100 का दृष्टिकोण निर्धारित किया है। 9 बार अमृत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब हम आपको 2015 के बजट भाषण का एक अंश सुनाना चाहते हैं। उस साल 2022 में अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान हुआ था, क्योंकि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने थे। तब भी प्रधानमंत्री का विजन बताया गया था। 2015 से 2022 तक का काल अमृत काल था या नहीं, यह तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं। लेकिन आज बताया गया कि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 2015 के बजट भाषण का यह अंश सुनिएगा तो लगेगा कि एक ही स्क्रिप्ट है, जिसे इस बार थोड़े बदलाव के साथ पेश कर दिया गया है। We have to think in terms of a quantum jump. The year 2022 will be the Amrit Mahotsav, the 75th year of India's independence. The vision of what the Prime Minister has called Team India, led by the states and guided by the central government, should include a roof for each family in India. The call given for housing for all by 2022 would require Team India to complete 2 crore houses in urban areas and 4 crore houses in rural India. Each house in the country should have basic facilities of a 24-hour power supply, clean drinking water, a toilet and be connected to a road. अरुण जेटली के भाषण का यह हिस्सा तब मिला जब शुभांगी डेढ़गवे इस बार के बजट की एक घोषणा को 2015 के बजट भाषण में ढूंढ रही थी। सेम टू सेम 2022 के बजट में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में बदलने की बात कही गई, लेकिन यही बात 2015 के बजट में भी कही जा चुकी थी। The government is committed to increase access of the people to formal financial system. In this context, the government proposes to utilize the vast postal network with nearly 1,54,000 points of presence spread across villages of the country. I hope the postal department will make its proposed payments bank venture successful so that it contributes to the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. बजट ने कहा है कि 25 साल आगे देखना है, सूचक चले गए 17 साल पीछे। रेलवे के बारे में वित्त मंत्री ने इस बजट में कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को रक्षा कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, जो कि सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। 2 ट्रेनों के बीच की टक्कर को रोकने के लिए रक्षा कवच बनाया गया है। इसे एंटी कोलिजन डिवाइस ACD कहते हैं। 2004 की PIB की एक प्रेस रिलीज मिली है हमें, जिसमें रक्षा कवच का जिक्र आता है।
2004 में कोंकण रेलवे के 760 किलोमीटर रूट को रक्षा कवच के दायरे में लाने की घोषणा है और इस पीआईबी की इस रिलीज में लिखा है कि 598 एसीडी लगाए जा चुके हैं। यानी यह टेक्नोलॉजी तो पहले से चली आ रही है। 19 दिसंबर 2010 के डेक्कन हेरल्ड में एक खबर छपी है कि चेन्नई एर्नाकुलम रेल मार्ग पर रक्षा कवच का परीक्षण किया गया है। इसका मतलब है कि रक्षा कवच का काम तो बहुत पहले से चल रहा है, यह रूटीन होगा। तो फिर इसका इस बजट में जिक्र क्यों किया गया? पिछले साल भी पीआईबी ने सूचना जारी की है जिससे पता चलता है कि रक्षा कवच कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो चल रहा है रूटीन काम। क्या यह इतनी बड़ी घोषणा थी? अमृतकाल के इस बजट का सच कमाल का है। तभी हम इस सवाल से बहुत परेशान थे कि आजादी का अमृत महोत्सव तो ठीक है, लेकिन भारत अमृतकाल में कैसे प्रवेश कर गया है? क्या अमृतकाल में झूठ बोलना बंद हो गया है? पुरानी घोषणा को नया बताकर हेडलाइन बनवाना बंद हो गया है? इस बार के बजट के 5वें पैराग्राफ में अमृतकाल के निर्धारित लक्ष्य बताए गए हैं। क्या है वो? कि सूक्ष्म आर्थिक स्तर समय कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित आर्थिक विकास में सहायता करना, सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करना, ऊर्जा परिवर्तन एवं जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। यह सब बातें तो हर बजट में होती हैं। ठीक इसी तरह 2015 में 2022 के लिए 10 टारगेट तय किए गए, लेकिन जब 2022 आया तो उन टारगेट की बात ही नहीं हुई। 2022 के बजट से 2022 को गायब कर दिया गया। आगे हम उसका कुछ जिक्र करेंगे, लेकिन अभी अमृतकाल पर अटके हुए हैं। क्या पता इस अमृत मंथन से कुछ निकल जाए, कुछ आपको मिल जाए। 25 साल बाद हम 100 साल में प्रवेश करेंगे और उसके लिए दृष्टिकोण निर्धारित किया जा चुका है। इस तरह की बातों का क्या मतलब है? तब तो फिर अमृतकाल अनंत काल तक जारी रहे, क्योंकि हर 25, 50 और 100 साल पर भारत की आजादी का कोई ना कोई महोत्सव, लैंडमार्क साल आ ही जाएगा। आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक विषमता के विष का शिकार है। नौजवान बेरोजगारी का विष पी रहा है। सरकार ने कहा 60 लाख रोजगार पैदा होगा, लेकिन कैसे होगा? किस तरह का रोजगार पैदा होगा? कितना पैसा मिलेगा? कोई ठोस जवाब नहीं। केंद्र सरकार में 8.25 लाख पद खाली है, उनकी भर्ती का भी कहीं कोई जिक्र नहीं। इस अमृतकाल में जिनके पास नौकरी है वो कम सैलरी का विष पी रहे हैं। आम लोग महंगाई के कारण गरीबी का विष पी रहे हैं। इतनी सारी विषमताओं और विष से भरे माहौल के बीच, काल के बीच अमृतकाल कब आ गया? भारत कब अमृतकाल में प्रवेश कर? इस काल में अमृत का कौन सा ऐसा लक्षण है? पत्रकारों ने जब पूछा वित्त मंत्री से कि बजट में मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिली, मेडिकल खर्च बढ़ गया लेकिन आयकर में छूट नहीं दी गई, बीमा के प्रीमियम पर आयकर छूट नहीं दी गई, आयकर में किसी और तरीके की राहत नहीं दी गई, इतने सारे नहीं का जवाब वित्त मंत्री ने जिस तरह से दिया है, वाकई लगता है कि हम अमृतकाल में हैं और सारे लोग अजर अमर हो चुके हैं, सोचना सुनना बंद कर चुके हैं। जो मिडिल क्लास है वो एक राहत की उम्मीद कर रही थी कि कुछ राहत मिले इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर। हालांकि आपने कहा कि देखिए पिछले 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया गया, तो क्या इसी को राहत माना जाए कि टैक्स नहीं बढ़ा है? नहीं, मैं सिनिकली जवाब नहीं दूंगी उसको। सिनिकली अगर देना है तो मैं बोलूंगी हाँ टैक्स बड़ा नहीं है इसीलिए राहत है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन गिव, देयर आर टाइम्स व्हेन इट विल हैव टू वेट अ बिट लॉन्गर। सो आई एम सॉरी इट डिडंट हैपन, बट बहुत सारे जो मिडिल क्लास का हुआ वो भी मिडिल क्लास के खाते पे डालिए ना। मिडिल क्लास अक्रॉस द बोर्ड। मैं बजट में जो उपयोग की लाइन वो आपको पढ़ना चाहती हूं। इट्स नॉट वन पर्टिकुलर सेगमेंट। किसान में मिडिल क्लास नहीं है, एमएसएमई में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है। उन सब का राहत दिलाया नहीं है। हम मिडिल क्लास मतलब क्या बोलते हैं? अफोर्डेबल होम्स जो देते हैं मिडिल क्लास को देते हैं। सीनियर सिटीजन्स में मिडिल क्लास नहीं है। आज स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे जो जाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं है इसीलिए स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, वो मिडिल क्लास नहीं है। सो मिडिल क्लास के वर्णन हम मन में रखें प्रश्न पूछने से पहले।
सवाल था कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत नहीं मिली, तो जवाब मिला किसान, लघु उद्योग, जिन्हें सस्ते मकान मिलने हैं, क्या वे मिडिल क्लास नहीं है? वित्त मंत्री ने कहा, क्या जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकान मिल रहे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत, सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए जिन किसानों को मिल रहा है, उन्हें मिडिल क्लास कहा जाएगा? भारत का किसान कब से मिडिल क्लास हो गया? जिन योजनाओं का नाम गिनाकर वित्त मंत्री मिडिल क्लास का बता रही हैं, प्रधानमंत्री उन्हीं योजनाओं में से कुछ का नाम गिनाकर गरीब क्लास का बता रहे हैं। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र करना चाहूंगा जो आज घटी है। जिस तरह से हम एंकर लोग अपने अगले दिन के कार्यक्रम का प्रोमो करते हैं कि कल सुबह 10 बजे से एनडीटीवी इंडिया पर मेरे साथ देखिएगा फला फला घटना का सीधा प्रसारण, उसी तरह से आज प्रधानमंत्री ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद बीजेपी के कार्यक्रम का प्रचार कर दिया। यह घटना अमृतकाल में प्रवेश करने के बाद घटी है। 1 फरवरी के दिन आप मुझे 10 बजे से ही एनडीटीवी इंडिया पर बजट का कवरेज करते हुए देख सकते हैं। कमजोर हूं इसमें, इसीलिए इसकी तैयारी में यह सब डेटा मिल गया। झांसे वाली हेडलाइन से सावधान रहना है तो कल 10 बजे एनडीटीवी इंडिया पर आ जाइएगा और हम यूट्यूब चैनल से भी लाइव पर रहेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। क्या पता यह भी होने लगे कि इस अमृतकाल में प्रधानमंत्री लाल किले से अपने भाषण के बाद अगली रैली का भी प्रचार कर दें कि इतनी तारीख को इतने बजे मेरी एक रैली होने वाली है, वहां आइएगा, वहां विस्तार से मेरा भाषण होगा। अब हम अमृतकाल में प्रस्तुत इस बजट की बातों का अलग अलग कालखंड के हिसाब से कुछ मूल्यांकन करते हैं। अमृतकाल के बजट को सुनते हुए अपने आसपास 2 अगरबत्ती जरूर जलाएं, धूप जलाएं, घी भी रखें ताकि वातावरण में धुआं और फैल जाए। 2022 के बजट में 2022 कहां गया? 2015 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 10 बिंदु तय किए गए थे। इसके तहत बताया गया था, विस्तार से हम तो संक्षेप में बता रहे हैं, हर परिवार को छत मिलेगी, शहर और गांवों में 6 करोड़ घर बनेंगे, हर घर में बिजली होगी, पानी की सप्लाई होगी, शौचालय होगा, सड़क से जुड़ा होगा घर और हर एक घर के सदस्य को रोजगार मिलेगा या आर्थिक अवसर में भागीदारी मिलेगी। गरीबी में कमी लाई जाएगी, गरीबी दूर की जाएगी, 2.25 लाख बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 2 लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, हर गांव हर शहर में मेडिकल सुविधा मिलेगी। 2022 में शहर और गांवों में 6 करोड़ घर बनने थे, इतने नहीं बने और टारगेट भी घटा दिया गया। 2 लाख किलोमीटर सड़क बनी या नहीं, इसका कहीं जिक्र नहीं है। 2022 में किसानों की आमदनी 2 गुनी होनी थी, नहीं हुई, उसका भी जिक्र नहीं है। इसकी भी बात गायब कर दी गई। आप देख रहे हैं कि 2022 के टारगेट का क्या हश्र हुआ आपके सामने। फिर भी आपको बताया जा रहा है कि अब विजन अगले 25 साल का है, जब भारत की आजादी की 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी। और उस साल 25 साल पुराने विजन के पूरे होने का कोई हिसाब नहीं दिया गया तब, जैसा इस साल नहीं दिया गया। 75 साल के टारगेट का पता नहीं, अब 100 साल के टारगेट की तरफ आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि बजट में देखने लायक कुछ नहीं है। ईमानदारी से कहूँ, मैंने कई सारी चीज़ें तो ऐसे देखी, कुछ घोषणाएं जो मुझे डेजावु हुई कि ये तो पहले भी सुन चुके थे, ये तो 16 में भी सुने, ये 17 में भी सुने, ये 18 में भी सुने, तो आखिर ये बार बार दे रहे तो अब तक क्यों नहीं हुआ, उस पर क्या पड़ताल। और सबसे बड़ी चीज़ है, आम बजट में मैं रूरल पॉवर्टी और अर्बन इनकम पॉवर्टी के बारे में कोई इंटरवेंशन नहीं देख रहा हूं। तीसरी चीज, आज अगर इस देश में सबसे बड़ी समस्या है तो वो क्या है? बेरोजगारी है।
इस सरकार लेकिन के पास सरकार कह रही है कि 60 लाख नौकरी जनरेट करेंगे, किसानों की बात कर देखिए, रहे हैं। आप अगर उन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखें, उनका वाक्य संरचना को देखें ना, तो ये 2 करोड़ वाले रास्ते पे जा रहा है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार मिलेगा। क्या प्रधानमंत्री जी को यह नहीं पता कि 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए हैं? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती कि 60 लाख से अधिक छोटे छोटे उद्योग धंधे उन पर तालाबंदी हो गई है? क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि इस देश के 54% लोगों की आय कम हो गई है? क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि केवल 142 लोग ऐसे हैं जिनकी आय 23 लाख करोड़ से बढ़कर 56 लाख करोड़ हो गई है? ये तो पूरी सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की 150 लोगों के लिए चलाई जा रही है, 150 लोगों के द्वारा बनाई गई है, और ये उन्हीं के द्वारा निर्मित सरकार है और उन्हीं का काम करती है। इन्हें आपसे, मुझे, इस देश के किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, दुकानदार, उनसे कोई राफ्ता नहीं है। यही सच्चाई है। इनकम टैक्स में कुछ नहीं हुआ, इसका जवाब हम दे सकते हैं। जब इनकम ही नहीं बढ़ रहा है आपका, तो इनकम टैक्स में राहत लेकर आप करते भी क्या? आजकल ऐसी दलीलें खूब चल जाती हैं व्हाट्सएप में, जैसे हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, चारों तरफ सच्चाई की भरमार है और झूठ अपनी अटैची लेकर भारत से चीन चला गया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री ई विद्या स्कीम की बात हुई, कहा गया कि 200 टीवी चैनलों से अलग अलग भाषाओं में गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी ताकि कोरोना के समय पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। 80 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में जिन्हें मुफ्त अनाज दिया गया। 50 करोड़ आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं। ये कार्ड उन्हीं को मिलता है जिनके पास पक्का घर नहीं होता है, फ्रिज नहीं होता है, फोन नहीं होता है, जाहिर है टीवी भी नहीं होगा, तो ये चैनल देखेंगे कहां पर बात वो नहीं है। बात ये है, 2021-22 के बजट में पीएम ई विद्या का बजट 50 करोड़ रखा गया था। यह राशि कितनी मामूली है। अगर हमसे चूक नहीं हुई है और संशोधित बजट का यह हिस्सा जो स्क्रीन पर है हम ठीक ठीक देख रहे हैं, तो 50 करोड़ की जगह क्या आप पढ़ पा रहे हैं कि 1 लाख लिखा हुआ है, या किसी से चूक हुई है? वित्त मंत्री बता दें, इस बार के बजट में क्या 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है? हमें यकीन नहीं हुआ कि 1 लाख दिया गया है। सूचक शुभांगी ने कई बार चेक किया, फिर सुशील ने चेक किया, लेकिन जो बजट में लिखा है वो स्क्रीनशॉट हमने आपको दिखा दिया। 50 करोड़ का बजट बनाकर 1 लाख। क्या सरकार के यही अमृत वचन है? इस अमृत काल में 1 लाख रुपए का कोई बजट होता है? अक्षत छिड़कना है या जल छिड़कना है? इसी तरह से पिछले साल हेडलाइन बन गई कि सरकार 10,000 एफपीओ बनाएगी। यह किसान उत्पादकों का एक किस्म का सहकारी संगठन है। घोषणा हो गई कि 700 करोड़ दिए जाएंगे, लेकिन दिया गया 250 करोड़। जुलाई 2021 में इस योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी और फिर हेडलाइन छप गई कि 2027-28 तक 6,965 करोड़ की मदद से 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे। तो इस हिसाब से हर साल 980 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे, लेकिन यहां तो पहले साल का बजट ही 250 करोड़ है। फिर से वही पैटर्न, 5-6 साल के टारगेट को मिलाकर बजट में घोषणा करो ताकि बजट और टारगेट दोनों बड़ा लगे और उसके बाद हिंदी अखबारों में हेडलाइन मोटी मोटी हो जाए। 2022 वो साल था जबकि 6 साल में किसानों की आमदनी दुगना करने का काम पूरा होना था। पिछले 5 साल से वित्त मंत्री डमरू बजा रहे हैं इसका, डबलिंग 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 डबलिंग, और इस बार जब डबलिंग होनी थी, चुप, एक शब्द नहीं बोला। पिछले 2 साल से कह रहे हैं एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड 1 लाख करोड़ रुपया, खर्च हुआ है सिर्फ 2,500 करोड़ रुपया अब तक। चुप्पी, एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। किसान सम्मान निधि घोषित की थी 6,000 रुपए महीना साल का, और अब महंगाई की वजह से वो 6,000 घट के 5,000 हो गया है, उसको बढ़ाना था। चुप्पी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सब राज्यों ने छोड़ दी, किसानों की संख्या घट गई है, उसको कैसे ठीक करें? चुप्पी। मनरेगा 15,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट पड़ा है, राज्यों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, उसे बढ़ाना था। चुप्पी। क्या बोली? बोली कि हमने एमएसपी पर इतनी शानदार खरीद की है, 2.37 लाख करोड़ रुपया हमने किसानों को पहुंचाया है उनकी अपनी फसल का। बताना भूल गई, पिछली बार इससे ज्यादा था, 2.48 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी। किसानों की संख्या घट गई है, बेनिफिशियरीज की जितनी प्रोक्योरमेंट हुई थी वो घट गई है। उस सब के बारे में कुछ नहीं बोली। क्या बोली? ड्रोन देंगे, जैसे रेल दी थी ना किसानों को, ड्रोन देंगे। बस यही सोचिए कि सैटेलाइट से मामला अब ड्रोन तक आ गया है।
उम्मीद है कभी जमीन तक भी आ जाएगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी भारी कटौती हुई है। 1,40,000 करोड़ से घटाकर 1,05,000 करोड़ कर दिया गया है। अभी ही किसान खाद के लिए परेशान है। खाद्य सब्सिडी भी 2.9 लाख करोड़ से घटाकर 2.1 लाख करोड़ कर दी गई है। इसका असर आम लोगों के जीवन पर पड़ने जा रहा है। यूपी में चुनाव है तो मार्च तक महीने में 2 बार मुफ्त राशन दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इस भयंकर गरीबी में खाद्य सब्सिडी को कम करना, मनरेगा के बजट को कम करना बता रहा है कि अमृतकाल में प्रवेश करने के बाद भी भारत की आम जनता को भूखमरी का विषपान करना होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। इस बजट में अगले 25 साल का विजन है, दृष्टिकोण है। बजट का दस्तावेज पढ़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा कोण है। सरकार ने चिकित्सा और जन स्वास्थ्य का बजट 74,820 करोड़ से घटाकर 41,011 करोड़ कर दिया है। बताया गया है कि अब टीका की जरूरत कम है, लेकिन हेल्थ सिस्टम पर तो और खर्च होना चाहिए था। क्या हम इस तरह से अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं? कई मंत्रालयों के बजट घटा दिए गए हैं या जस के तस रखे गए हैं। देश की जनता ने पेट काटकर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के रूप में करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। खुद को गरीब बनाकर इस देश की जनता ने सरकार का खजाना भर दिया। उसके स्वास्थ्य से लेकर मनरेगा तक का बजट इस बजट में कम कर दिया गया। अनब्लेंडेड पेट्रोल भारत में सबसे अधिक बिकता है, 92%। जब इस पर अक्टूबर के महीने से 2 रुपया टैक्स लगेगा तो आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर हिमांशु ने किरीट पारेख और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन विवेक जौहरी से बात की। अभी प्रश्न है, सवाल ये होता है कि एथेनॉल हम कहाँ से लाए। हम एथेनॉल आज तो इंडिया में शुगर केन से बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। वो करने में वो तो ठीक है, लेकिन इसके शुगर केन जो जिस तरह से हिंदुस्तान में इसका उत्पादन होता है, इतना सारा पानी का व्यय होता है। एंड मैनी स्टेट्स, घना राज्यों में वो इरिगेशन सब्सिडाइज्ड होता है। तो इसीलिए दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू गेट एथेनॉल। ऑयल रिफाइनर को कहा जाता है कि ब्लेंडिंग करो तो 2 रुपया कम लगेगा आपको, टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा सरकार को। तो इसीलिए दैट एनकरेजेस, प्रोत्साहित करते हैं ऑयल कंपनी को, ब्लेंडिंग कंपनी के को ब्लेंडिंग करे। यानी एक अच्छी बात तो यही कि ब्लेंडिंग करना, लेकिन मैंने कहा इसी तरह से एथेनॉल हमको अच्छी तरह से प्रोक्योर करना चाहिए और वी शुड प्रोड्यूस इट इन वेज दैट इज द लीस्ट इम्पैक्ट ऑन आवर रिसोर्सेज। इसका ऑब्जेक्टिव तो स्पष्ट है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन बास्केट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसमें ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा हो। और ग्रीन फ्यूल से मतलब सीधा है कि जिसमें हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करें पेट्रोल में और बायोडीजल का इस्तेमाल करें डीजल में। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हमें कम करना है, वी आर कमिटेड टू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव तो यही है। हमने वक्त दिया है पेट्रोलियम कंपनीज को कि इसके लिए तैयारी करें और हम ये चाहते हैं कि जो वो अभी निर्धारित सीमा है वहां तक ब्लेंडिंग जो नहीं कर पा रहे हैं उसको अचीव करने की कोशिश करें। लक्ष्य तो यही है। कई लोग इस सवाल से जूझ रहे हैं कि जब क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी गई है तब 30% का टैक्स कैसे लग गया। अमृतकाल में इस तरह के मंथन से ही अमृत निकलने वाला है, मंथन करते रहिए। इस तरह आप बजट को देखिए। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 के बजट में 34,83,000 करोड़ रुपया खर्चा प्रस्तावित था, फिर उसे संशोधित कर 37 लाख करोड़ कर दिया गया। अब कई एंगल से सवाल उठ रहे हैं कि सरकार पूरा पैसा भी खर्च नहीं कर पाई और मुद्रास्फीति को जोड़कर देखें तो खर्चा बहुत कम कर पाई है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि बजट घाटा बढ़ाया गया ताकि सरकार खर्च करे, लोगों के पास रोजगार और पैसा पहुंचे, लेकिन डेटा ऐसा नहीं बता रहा है। सबसे पहले तो जो बजट का गणित है उसमें काफी समस्या है, क्योंकि इन्होंने एस्यूम किया है कि अगले साल 11.1% की बढ़त होगी, जबकि जीडीपी को इन्होंने कहा है कि 8.5% बढ़ेगा। यानी कि इन्होंने मान लिया कि इन्फ्लेशन सिर्फ 2.5% बढ़ेगा। तो वो एक तो अपने आप में सही नहीं है और इसलिए जैसे आपने कहा कि जो 4.8% की जो टोटल में बढ़त है वो इन्फ्लेशन को भी नहीं कवर करेगी, क्योंकि इस समय तो 5.5% से ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है।
दूसरी बात यह कि इस साल जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना इन्होंने दिखाया था उसका आधा भी नहीं हुआ। तो 5.54 लाख करोड़ रुपया खर्च करना था और अभी जो सीजीए की रिपोर्ट आई नवंबर तक की तो उसमें आधे से भी कम खर्चा हुआ था। तो बाकी 4 महीने में तो पूरा खर्चा होगा नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये दिखा रहे हैं कि रिवाइज एस्टिमेट में 6 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा वो खर्चा नहीं होने वाला है। और इसलिए जो इस साल कह रहे हैं कि 7.5 लाख करोड़ खर्चा करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो भी मुझे लगता है कि नहीं होगा। और उसमें करीब समझिए कि 2 लाख करोड़ रुपया तो वो है जो स्टेट्स को ट्रांसफर होगा और जो ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए से जो इंडस्ट्री को ट्रांसफर होगा। तो ये नॉर्मल खर्चा में नहीं आता है। तो अगर इसको घटा लें तो मेरा मानना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कोई ज्यादा बढ़त होने वाली नहीं है, जिसको कहा जा रहा है कि बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। फिर जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वहां पे इन्होंने कटौती कर दी है। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट में दिखाया गया था कि 98,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा, तो वो इन्होंने दिखाया कि 73,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। और जो आपने कहा जीएसटी की बात, तो जीएसटी इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़े हैं और इंपोर्ट पे जो टैक्स जो लगता है वो सरकार को मिलता है। और दूसरा जो संग्रहित क्षेत्र है वो बढ़ा है क्योंकि 95% जो कलेक्शन है वो तो संग्रहित क्षेत्र से आता है। तो ये जो जीएसटी बढ़ा है वो ये दिखा रहा है कि संग्रहित क्षेत्र अच्छा कर रहा है, पर वो ये नहीं दिखा रहा कि असंग्रहित क्षेत्र अच्छा कर रहा है। असंग्रहित क्षेत्र तो काफी बुरी तरह से पिट गया है। और जैसे कि अभी खबर आई थी जो प्राइस की जो निचले तबके के 60% लोग हैं उनकी आमदनी कम हो गई है और जो टॉप हाफ है वहां पे जो आमदनी बढ़ी है। तो ये जो असमानता है वो बढ़ती चली जा रही है और सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि जैसे अगर आप देखें तो जो एलोकेशंस भी हैं उसमें सब्सिडी में कटौती हुई है, चाहे वो फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो चाहे फूड की सब्सिडी हो। रिवाइज्ड एस्टिमेट 1.4 लाख करोड़ था फर्टिलाइजर का, उसको काट के 1,05,000 करोड़ रुपए कर दिया है। और जो फूड सब्सिडी थी 2,86,000 करोड़ रुपए, उसको काट के 2,06,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और उसी तरह जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी है उसमें बिल्कुल कोई खास बढ़त नहीं हुई है। रिवाइज्ड एस्टिमेट में 1.48 लाख करोड़ रुपए था, वो 1.51 लाख करोड़ है, जो कि इन्फ्लेशन को भी नहीं कवर करता है। तो वहां पे भी एक तरह से कटौती माना जाए। और इंटरेस्ट बर्डन काफी बढ़ गया है, वो जो 81,000 करोड़ रुपए था वो 94,000 करोड़ रुपए, क्योंकि बोरोइंग बढ़ रहा है। और जो हमारा रूरल डेवलपमेंट है उसमें बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2,07,000 करोड़ रुपए की जगह 2,06,000 करोड़ रुपए ही एलोकेट किया है। तो जहां पे गांव का डेवलपमेंट, जहां पे रोजगार का जो होना चाहिए था, वहां पे आप देखें तो रिवाइज्ड एस्टिमेट के कंपैरिजन में इस बार बिल्कुल भी बढ़त नहीं हुई है। और अगर इन्फ्लेशन मान ले तो एक्चुअली वहां पे कटौती हो गई है। तो ये जो रेवेन्यू जो बढ़ा है, जो कह रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन और जीएसटी, ये संग्रहित क्षेत्र की वजह से बढ़ा है। और उसका जो फायदा उठाना चाहिए था कि यहाँ पे डिमांड बढ़ाने के लिए इनको ये खर्चे बढ़ाने चाहिए थे, जहां पे जैसे कृषि है, रूरल डेवलपमेंट है और जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। और एक स्कीम इनको अर्बन एरियाज के यहाँ पे यूथ जो है, जो इस समय इतना प्रोटेस्ट कर रहा है, वहां पे कुछ एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वगैरह इनको स्टार्ट करनी चाहिए थी, उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। इस बजट को आप उम्मीद नाउम्मीद के हिसाब से मत देखिए। मोदी सरकार का यह 10वां बजट है। कम से कम 1 दशक पूरे होने के मौके पर कई घोषणाओं का हिसाब किया जा सकता था या दिया जा सकता था। स्मार्ट सिटी का तो जिक्र ही बंद हो गया है। स्मार्ट सिटी बहुत स्मार्ट निकली, चुपचाप निकल गई कहीं। पीएम गति शक्ति का ऐलान हुआ, जबकि इंफ्रा प्रोजेक्ट का ऐलान 100 लाख करोड़ का तो 2019 से हो रहा है। 25 साल आगे देखने के लिए कहा जा रहा है, जबकि बजट खुद 5 साल 3 साल 17 साल पुराने बजट का माल नया बताकर पेश कर रहा है। गति शक्ति में सरकार ने कहा कि 22-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में 26,700 किलोमीटर का एसेट बेचा जाएगा। जितना बना नहीं रहे उससे ज्यादा बेच रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि टोल कितना लिया जाएगा। वो अलग से नितिन गडकरी बयान देते रहते हैं कि अगले 3 साल में टोल से 1,40,000 करोड़ की कमाई होने लग जाएगी। क्या इंफ्रा पाइपलाइन का ही नाम पीएम गति शक्ति कर दिया गया है? पुरानी चीज को नए रूप में पेश किया गया है, क्योंकि 2019, 20, 21 के भाषणों में लाल किला से दिया गया हो या बजट्स में इसका जिक्र आता है, जिसे अगले 5 साल में खर्च किया जाना है। बजट को लेकर एक दिन में विश्लेषण का प्रयास ठीक नहीं है। धीरे धीरे आराम से समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी को मुबारक हो। भारत अमृतकाल में प्रवेश कर गया है। आप अगरबत्ती जरूर जला लें।
25 साल आगे के विजन वाला बजट आया है। जरूरी नहीं कि इसी साल अभी ही सारा समझ लिया जाए। इस बजट को संभाल कर रखिए, अगले 25 साल तक समझते रहिएगा। फिलहाल ब्रेक ले लीजिएगा। मंगलवार को पेश हुए बजट में जहां यह उम्मीद की जा रही थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा और मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे लॉकडाउन के बाद परेशान आम आदमी की परेशानी बनी ही हुई है। एक ही साल में कोरोना की 2 लहरों को झेल चुका निम्न मध्यम वर्ग बजट से निराश है। संसद में पेश 2022-23 की बजट से उम्मीद की जा रही थी कि आम आदमी की जेब को कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने के फैसले से सबका दिल टूट गया। To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. जानकारों के मुताबिक बजट में पर्सनल फाइनेंस के मोर्चे पर राहत न मिलने से शेयर बाजार उतना नहीं चढ़ा जितना चढ़ना चाहिए था। सेंसेक्स 848 अधिक पॉइंट के साथ 58,863 अंक पर बंद हुआ, तो निफ्टी 237 अधिक पॉइंट के साथ 17,577 अंक पर बंद हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार अगर राहत दी जाती तो सेंसेक्स और ऊपर जाता। ये जो उम्मीदें थी लोगों को कि हमको थोड़ा सा कैश सेविंग होगा इन फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग, और उन्होंने बिल्कुल बोला कि देयर इज नो चेंज इन, तो वो हम सोचे थे कि हमको कुछ मिलेगा, वो नहीं मिला, वो थोड़ा निराशाजनक है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बजट शुरू हो रहा था, बजट के पहले जब मार्केट शुरू हुआ तो 800 पॉइंट से जंप किया। जब ये पर्सनल टैक्स का अनाउंसमेंट हो रहा था वो 400 पे आ गया। और जिस तरह का अनाउंसमेंट इन्होंने किया, जिस तरह से उन्होंने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट 1 क्लास 1 चैनल 39.45 लाख करोड़ 35% से कैपेक्स बजट, ये सब जो अनाउंसमेंट किया, इससे मार्केट को बहुत ज़्यादा भगना चाहिए था। नहीं भगा, इसका कारण है, मतलब 2000 पॉइंट भी भग जाना चाहिए। नहीं भगा, इसका कारण है कि जो उम्मीदें आम आदमी, मिडिल क्लास, सैलराइड क्लास लगाया था, उसके बारे में साइलेंट रहा ये बजट। बजट में नौकरी पेशा लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अपने इनकम टैक्स स्लैब पर रहता है। टैक्स बेनिफिट न बढ़ने से वो निराश दिख रहा है। आम आदमी के लिए कोई भी टैक्स बेनिफिट, टैक्स सेविंग या स्कीम कोई लाई नहीं गई है। अभी के हालात देख करके जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, आम आदमी को यही था कि कुछ राहत मिलेगी टैक्स में। गवर्नमेंट ने सिर्फ इस बार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में और सोलर ईवी में ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट दिखाया हुआ है, बट इससे हालांकि आम आदमी की समस्या हल नहीं होती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान गौर करना चाहिए था। मेरे हिसाब से इस बजट में आम आदमी के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं आया है। प्राइस कट ऑफ्स कुछ ज़्यादा है नहीं जिससे आम आदमी को फर्क पड़े। विपक्ष ने भी इस मामले में मोदी सरकार को तुरंत घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एसएसएमई के लिए कुछ नहीं है। उधर सरकार की दलील है कि कोरोना संकट के बावजूद टैक्स नहीं बढ़ाया गया, यही सबके लिए बड़ी राहत की बात है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अब भी हमारे देश के अधिकतर लोग मानसिक बीमारियों को गंभीर समस्याओं में नहीं गिनते हैं, छुपाने लायक मानकर एक्सपर्ट से मिलने से झिझकते हैं। कोविड के दौर में मानसिक बीमारी भी खुद में एक गंभीर महामारी के रूप में उभरी है। ऐसे में इस बजट में घोषणा हुई है कि नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें कहीं भी और कभी भी आपको एक्सपर्ट से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पाने में मदद मिलेगी। कोविड महामारी ने एक और महामारी को जन्म दिया है, और ये है मानसिक तनाव। सरकार गंभीर दिखी और उसने नए बजट में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत सरकार देश भर में 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करेगी, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज निमहंस नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस प्रोग्राम में कहीं भी और कभी भी आपको टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट आदि के जरिए एक्सपर्ट से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पाने में मदद मिलेगी। कोशिश है कि दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचना आसान हो और मानसिक सेहत पर बात करने की मरीजों की झिझक भी कम हो। The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. स्वास्थ्य क्षेत्र मानता है कि कोविड प्रकोप के दौरान हर उम्र के लोगों की मानसिक सेहत बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार की घोषणा सराहनीय है, पर इनमें बीमा कवर के उपाय भी होने चाहिए थे। इस बजट में नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो इनिशिएट किया गया है वो वेलकम है, क्योंकि मसीना हॉस्पिटल खुद मेंटल हेल्थ में मुंबई में एक लीडर है। लेकिन हम चाहते थे कि जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स है उनका जो कवरेज इंश्योरेंस में हो रहा है होना चाहिए, वो इतनी अच्छी तरह नहीं हो रहा है। तो कोई इनिशिएटिव जो जिसमें कि हम मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के पैकेजेस बनाए जो इंश्योरेंस फ्रेंडली हो, वो होने चाहिए थे। हमारे पास रोज 30 से 40 नए मरीज आते हैं और 200 से 300 फॉलोअप के लिए, यानी जो पुराने मरीज है वो फॉलोअप के लिए आते हैं। सबसे कॉमन जो बीमारी है ज़्यादातर लोगों को, वो चिंता की बीमारी और मायूसी की बीमारी, जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन की बीमारी कहते हैं। कोई कोई लोगों को आत्महत्या के भी विचार आते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर कोविड के बीमारी के बाद किसी को मन में अवसाद है, दुख है, डिप्रेशन के लक्षण हैं, तो फौरन वो डॉक्टर से मिले, काउंसलर से मिले। बीमारी बड़ी है, पर ऐसे मरीजों के लिए कोई बीमा कवरेज की सुविधा होगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं। टेलीमेंटल हेल्थ की राह में हर जरूरतमंद के पास स्मार्टफोन और नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत भी रोड़ा बन सकती है। नए और सराहनीय ऐलान के साथ ही ऐसे कुछ सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।